अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली और टुडेज टॉपिक इज़ द ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का ये ऐसे है, इस ऐसे को जो है उसने वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो ट्रेडिशन की बात करता है और सेकंड पार्ट में इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट को डिस्कस करता है और थर्ड पार्ट जो है वो कंक्लूजन है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। The essay Tradition and Individual Talent may be regarded as an unofficial manifesto of elite's critical creed। अब जो है ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो है ना, उसको ये कहा जा सकता है कि उसका जो क्रिटिकल क्रीड था, जो उसका प्रोफेशनल जो वो एक होता है ना रोब, उसकी जो है मैनिफेस्टो है, उसका इजहार है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अकॉर्डिंग टू इलेट अ क्रिटिक मस्ट ओबे द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टू एनालाइज एनी वर्क। अब उनका ये कहना है कि क्रिटिक को जो है ना किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को ओबे करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इलीट बिलीव डैट व्हेन ओल्ड एंड न्यू विल बिकम एडजस्टेड इट विल बी द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म। वो ये मानता है कि अगर जब ओल्ड और न्यू जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है, तो फिर क्रिटिसिज्म का एंड हो जाता है। Elites define tradition as a way of feeling and acting like which characterize a group throughout generations। इलीट जो है उसका ये कहना है कि फीलिंग किसी भी चीज़, ट्रेडिशन असल में कहते हैं किसी भी चीज़ को महसूस करने का या एक्ट करने का तरीका, जो कि जनरेशन से चलते आ रहे हैं। उनका लिविंग वे क्या था, वो किस तरह से वो थे, बिहेव करते थे, क्या उनका लाइफ स्टैंडर्ड था, ये सारी चीज़ें इसमें ट्रेडिशन में आ जाती हैं। द ऐसे इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब ये जो ऐसे है उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट गिव्स अस इलिट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें इलिट्स का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन बताता है। द सेकंड डील्स विद द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट। सेकंड जो है पोएट की इम्पर्सनैलिटी के बारे में है। द थर्ड शॉर्ट पार्ट इज़ द कंक्लूजन, और इसका थर्ड पार्ट जो है वो कंक्लूजन है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपने इसका ये थर्ड पार्ट कंक्लूजन लिखना है तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का कंक्लूजन जो हम एम इंग्लिश में करते हैं ना एंड पे, वो भी आपने लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये जो थर्ड पार्ट कंक्लूजन होता है ना, उसी को कंक्लूजन समझ के अपना क्वेश्चन दी एंड कर देते हैं। लेकिन आप एक जो प्रॉपर अपने क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालते हैं ना अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो भी आपने लाजमी निकालना होता है इसमें से भी। ओके, आगे देखिए। थॉमस स्टेन्स इलेट बिगन्स हिज ऐसे बाय पॉइंटिंग आउट दैट द वर्ड ट्रेडिशन इज जनरली रिगार्डेड एज टर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। ये देखा जाए कि काफ़ी क्रिटिक्स का ये मानना है कि ट्रेडिशन जो है वो उसको जो है क्रिटिसिज्म से वो जो है एसोसिएट किया जाता है, इससे जोड़ा जाता है। ही सेज दैट द वर्ड ट्रेडिशन साउंड्स दिस लाइक टू इंग्लिश ईयर। वो कहता है कि देखा जाए ना तो ये लफ्ज़ जो ट्रेडिशन है ना, ये अंग्रेज़ लोग जो है ना उनको बड़ा नापसंद लगता है, बड़ा नागवार सा गुजरता है। व्हेन द इंग्लिश प्रेज अ पोएट दे प्रेज हिम फॉर दोज एस्पेक्ट्स विच आर द मोस्ट इंडिविजुअल एंड ओरिजिनल। वो कहता है कि जब इंग्लिश जो है ना, अंग्रेज़ जो है ना, जब किसी पोइट की तारीफ़ करते हैं ना, तो वो उसके जो इंडिविजुअल वर्क है और जो असल वर्क है ना, सिर्फ उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन उसको उनको तारीफ़ करने का अंदाज़ नहीं पता कि तारीफ़ तब की जाती है जब उसका जो रेफरेंस है, जब वो पास्ट के जो स्टैंडर्ड हैं, ट्रेडिशन के जो स्टैंडर्ड हैं, उन पे पूरा उतरता हो। दे प्रेज द पोइट फॉर द रॉन्ग थिंग्स। वो जो है पोइट की तारीफ तो करते हैं लेकिन गलत एस्पेक्ट से करते हैं, गलत चीज़ों के लिए करते हैं। दे एग्जामिन द मैटर क्रिटिकली विद एन अनप्रेजुडिस्ड माइंड दे विल रियलाइज द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द पोइट्स वर्क विच शोज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर ऑफ द पास्ट। अब वो कहते हैं कि अगर वो बिल्कुल जो है ना बेमतलब हो के, बेगर्ज हो के, यानी फेवरिज्म को छोड़ के जो है अनप्रेजुडिस्ड माइंड के साथ अगर किसी काम को एनालाइज करें, तो तब जाके जो है ना वो एक बेस्ट जो वर्क होता है ना किसी पोइट का, वो उसको हासिल कर सकते हैं जब, और उस वर्क को हासिल कर सकते हैं जिसका रेफरेंस जो है पास्ट किसके जो है अकॉर्डिंग हो, वो पास्ट के जो राइटर्स थे ना उनके स्टैंडर्ड पे भी पूरा उतरता हो। आफ्टर दिस इलीट कम्स टू द कंसिड्रेशन ऑफ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। इसके बाद जो है इलीट आ जाती है ट्रेडिशन की वैल्यू के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में। अकॉर्डिंग टू इलीट ट्रेडिशन इज़ द मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस। अब देखा जाए तो ये इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ही सेज दैट ट्रेडिशन इन द ट्रू सेंस of the term cannot be inherited, it can only be obtained by hard labor। इलीट का ये कहना है कि जो ट्रेडिशन जो टर्म है ना, वो असल में
ये विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इसको हार्ड लेबर करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हासिल किया जाता है। दिस लेबर इज़ द लेबर ऑफ नोइंग पास्ट राइटर। ये लेबर कौन सी है? ये मतलब ऐसी लेबर कि जिसमें हम पास्ट को डिस्कस करें, हिस्ट्री को पढ़ें, पास्ट के राइटर्स के बारे में जानें। ट्रेडिशन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय दोज हु हैव द हिस्टोरिकल सेंस। ट्रेडिशन जो है सिर्फ उन्हीं को, वही लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनके पास हिस्टोरिकल सेंस होती है। ही थिंक्स दैट पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट एंड बोथ आर प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म द वन सिमल्टेनियस ऑर्डर। वो कहता है कि सिर्फ हमें प्रेजेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि जो प्रेजेंट और पास्ट का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो एक बाकायदा जो एक पॉइंट वर्क होता है ना, वो फॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक इट इज़ द हिस्टोरिकल सेंस विच मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल। अगर किसी राइटर के पास, वो कहता है कि ये शर्त है कि अगर किसी राइटर में हिस्टोरिकल सेंस है, उसे हिस्ट्री का पता है, तो तब जाके वो ट्रेडिशनल बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। और राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज़ फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ओन जनरेशन। अब ऐसा राइटर जिसके पास सेंस ऑफ ट्रेडिशन होती है, हिस्ट्री का नॉलेज होता है, और उसके साथ साथ अपनी जनरेशन का, अपने वक्त का, अपनी प्रेजेंट का भी नॉलेज होता है, हिज प्लेस इन प्रेजेंट बट एट द सेम टाइम ही इज़ एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द राइटर्स ऑफ द पास्ट। ये बात नहीं है कि उसे प्रेजेंट का ना पता, उसे अपने प्रेजेंट का भी पता होना चाहिए, लेकिन उसको ये पता हो कि उसका पास्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका पास्ट के राइटर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। ट्रेडिशन जो है विजडम को और एक्सपीरियंस को, यानी वो पुराने ज़मानों में जो लोगों के तजर्बात हैं, जो लोगों की जहानत गुजरी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। इट्स नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर रियली ग्रेट एंड नोबल अचीवमेंट। और इसको जो है, इसका नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पोइट जो है वो एक फेम हासिल करना चाहता है, एक नेम हासिल करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, तो उसे जो है हिस्ट्री को पढ़ना होगा, पास्ट राइटर्स के बारे में जानना होगा। वाइल एम्फसाइजिंग फर्दर ऑन द वैल्यू ट्रेडिशन, इलीट सेज डैट नो राइटर हैज़ हिज वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन। अब इलीट का ये मानना है कि अगर कोई राइटर जो है ना सिर्फ अकेली प्रेजेंट की बात कर रहा है, या तनहा जो है सिर्फ अकेला जो है वो लिख रहा है, लेकिन उसको दूसरे राइटर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। टू जज द वर्क ऑफ अ पोइट और एन आर्टिस्ट वी मस्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट हिज वर्क विद द वर्क ऑफ द पास्ट। हम जो है किसी भी पोइट को जज जो है उसी सूरत में कर सकते हैं, उसी सूरत में उसके काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट पास्ट के राइटर्स के साथ करते हैं, पास्ट के वर्क्स के साथ करते हैं, पास्ट की पोइट्री के साथ करते हैं, तो तब जाके जो है पता चलता है कि इस पोइट की जो पोइट्री है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सच कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द रियल वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ न्यू राइटर एंड हिज वर्क। और ऐसा कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इस राइटर का वर्क जो है वो कितना जो है अहम है, और कितना जो है उसने रियलिटी की बेस पे वर्क किया है, और कितना इसको नॉलेज है पास्ट के राइटर के बारे में। फर्दर मोर अकॉर्डिंग टू एलीट ट्रेडिशन इज़ नॉट एनीथिंग फिक्स्ड और स्टैटिक। अब इसके बाद फर्दर जो है एलीट का ये कहना है कि जो ट्रेडिशन होती है फिक्स्ड भी नहीं होती और स्टैटिक भी नहीं होती, मतलब ये वक्त के साथ साथ जो है चेंज होती रहती है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट इज़। ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, ग्रो करती है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे ज़माने गुजरते हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट्स, व्यूज़, हर चीज़ जो है वो चेंज होती जाती हैं। अ राइटर इन द प्रेजेंट मस्ट सी गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट। एक राइटर जो है प्रेजेंट में, उसे पास्ट से गाइडेंस ज़रूर हासिल करनी चाहिए। व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज़ क्रिएटेड, जब आर्ट का कोई नया वर्क क्रिएट किया जाता है, इट इज़ रियली न्यू एंड ओरिजिनल। द होल लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ मॉडिफाइड। जब भी कोई नया वर्क वो क्रिएट किया जाता है, तो वो बिल्कुल न्यू होता है, ओरिजिनल होता है, लेकिन जब उसमें लिटरेरी ट्रेडिशन को मॉडिफाई किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, थो वेरी स्लाइटली, इलीट सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ नॉट वन साइडेड। अब एक और बात उसने कर दी है कि पास्ट और प्रेजेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो वन साइडेड नहीं होता, इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये एक बाहमी रिलेशनशिप है। द वर्क ऑफ अ पॉइंट इन प्रेजेंट इज कंपेयर एंड कंट्रास्टेड विद द वर्क ऑफ द पास्ट एंड इट इज़ जज बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट के वर्क को और प्रेजेंट के वर्क को जब कंपेयर किया जाता है और उसको पास्ट के स्टैंडर्ड पे पूरा उतारा जाता है, तो तब जाके वो एक परफेक्ट वर्क कहलाता है, परफेक्ट पोइट्री कहलाती है। Moreover, elite explains
फर्दर व्हाट ही मीन्स बाय सेंस ऑफ ट्रेडिशन। अब बात करते हैं सेंस ऑफ ट्रेडिशन की, कि सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या होती है। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट मीन डैट द पोइट शुड ट्राई टू नो द पास्ट एज अ होल। अब सेंस ऑफ ट्रेडिशन का मतलब वो कहता है कि ये नहीं है कि आप पूरी वो हिस्ट्री को ही पढ़ने बैठ जाइए, आपने जो है पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना है। सच अ लेबर इज़ इम्पॉसिबल एज वेल एज अनडिज़ायरेबल। वो कहता है कि ऐसी पूरी हिस्ट्री को जानना जो है वो पॉसिबल भी नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट joys and sorrows and be absorbed in acquiring a sense of tradition। कि एक राइटर जो है ना उसको अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी खुशियों को, अपने गमों को, अपने दुख, अपने सुख, हर चीज़ भूल के जो है ना सेंस ऑफ ट्रेडिशन में जो है ना एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। दस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऐसे लीड फर्दर डेवलप्स हिज थ्योरी ऑफ impersonality of poetry। he compares the process of poetic creation to the process of chemical reaction। impersonality ऑफ पोइट वाले जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें वो पोइटिक क्रिएशन को, मतलब एक पोइम को लिखने का जो तरीका होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसको वो कंपेयर करता है केमिकल रिएक्शन के साथ। टेस्ट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ द कम्प्लीटनेस विद विच हिज माइंड डाइजेस्ट एंड रीशेप्स द पेशेंस। अब वो कहता है कि टेस्ट ऑफ मेच्योरिटी जो है एक आर्टिस्ट का ये होता है कि वो कितनी कंप्लीट से, कितनी मुकम्मल करके जो है ना पेशेंस को, इमोशंस को रीशेप करता है और उनको एक नई फॉर्म दे देता है कि जो माइंड को जो है अंडरस्टैंडेबल लगे, माइंड जो है उसको हज़म कर सके, डाइजेस्ट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। इलीट सेज डैट द एक्सपीरियंसेस विच एंटर द पोएटिक प्रोसेस मे बी ऑफ टू काइंड्स। अब जो है ना उसके ये जो पेशेंस हैं उसकी पोइटिक प्रोसेस की, उसने उसकी दो इकसाम बता दी हैं कि जो एक्सपीरियंस जो होते हैं ना पोइटिक प्रोसेस के, उनकी दो काइंड्स हो सकती हैं। दे आर इमोशंस, वो या तो इमोशंस होते हैं, एंड फीलिंग्स, और फीलिंग्स होती हैं। पोइट्री में बी कंपोज आउट ऑफ इमोशंस ओनली, आउट ऑफ फीलिंग्स और आउट ऑफ बोथ। यानी अब जो पोइट्री है वो या तो सिर्फ इमोशंस पे कंसिस्ट कर सकती है, या फिर सिर्फ फीलिंग पे कंसिस्ट कर सकती है, या फिर दोनों उसमें मौजूद हो सकते हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं और फीलिंग्स भी हो सकती हैं। देन इलेट
Compare the poet's mind to a jar or receptacle in which numberless feelings, emotions are stored. इसके बाद जो है ना इलीट एक पोइट के माइंड को, पोइट के दिमाग को जो है एक जार के साथ, एक रिसेप्टेबल के साथ कंपेयर करती है, जिसमें लातादाद अनलिमिटेड फीलिंग्स और इमोशन जो है ना वो स्टोर हुए हैं। लेकिन वहाँ पे वो जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो एक चाउटिक फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एंड दीज इमोशंस एंड फीलिंग रिमेन देयर इन अनऑर्गेनाइज्ड एंड चाउटिक फॉर्म टिल आर द पार्टिकल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ न्यू कंपाउंड। और फिर ये एक पोइट का काम है, एक आर्टिस्ट का काम है कि वो जो बेतरतीब अनऑर्गेनाइज्ड इमोशंस और फीलिंग्स उसके माइंड में पड़े हुए हैं उनको एक तरतीब दे, एक बाज़ाब्ता तरतीब दे के उसको पोइट्री की फॉर्म में, एक पोइम की फॉर्म में लेके आए। दस पोइट्री इज़ ऑर्गेनाइजेशन रादर दैन इंस्पायरेशन, कि पोइट्री जो है असल में एक तरतीब का नाम है, इंस्पायरेशन का नाम नहीं है, बल्कि डिसऑर्डर चीज़ों को ऑर्डर में ला के एक प्रॉपर फॉर्म में लाने का नाम है। And the greatness of poem does not depend upon the intensity of emotions but upon the intensity of process of poetic composition। कि पोइट्री जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसमें इमोशंस की इंटेंसिटी कितनी है, इमोशंस की शिद्दत कितनी है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें पोइटिक कंपोजिशन है, पोइटिक प्रोसेस है, वो कितना शिद्दत से जो है उसमें इन्वॉल्व है। कि पोइट को जो है ट्रेडिशन का कितना पता है, पास्ट का कितना पता है, और उसने अपने आप को पोइट्री में से इम्पर्सनल कितना किया है, अपने आप को बाहर कितना निकाल लिया है इससे। हैंस द मोर इंस्टेंस द पोइटिक प्रोसेस द ग्रेटेस्ट द पोइम, मतलब जितनी ज़्यादा पोइटिक प्रोसेस में शिद्दत होगी उतनी ही पोइम जो है वो ग्रेट होगी, उतना ही उसकी ज़्यादा फेमस होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर होगी। इलीट फर्दर सेज दैट द इमोशंस ऑफ पोइट्री इज़ डिफरेंट फ्राम पर्सनल इमोशंस ऑफ पोइट। अब जो है ना पोइट्री के जो इमोशंस होते हैं वो अलहदा होते हैं, एक पोइट के जो अपने पर्सनल इमोशंस होते हैं, अपनी उसकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, वो अलहदा होती हैं। हिज पर्सनल इमोशंस में भी सिंपल बट इमोशंस ऑफ हिज पोइट्री में भी कम्प्लेक्स। हो सकता है कि उसके अपने जो इमोशन हैं वो सिंपल हो, लेकिन जो पोइट्री के लिए उसको इमोशन चाहिए वो कम्प्लेक्स होते हैं। ही थिंक्स डैट इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द पोइट टू फाइंड न्यू इमोशंस। अब मज़ीद वो ये कह रहा है कि ना ये पोइट का बिजनेस नहीं है, पोइट का ये काम नहीं है कि वो नए इमोशंस को सर्च करने में लग जाए, उनकी तलाश में लग जाए। ही मे एक्सप्रेस ओनली ऑर्डिनरी इमोशंस, लेकिन वो कहता है कि वो जो है ऑर्डिनरी इमोशंस, जो पहले से इमोशंस उसके माइंड में मौजूद हैं उनको भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसने एज इट इज़ एक्सप्रेस नहीं करना, उनकी मॉडिफिकेशन करके उसको एक नई फॉर्म दे के, एक उसमें थ्रिल डाल के, एक जोश डाल के जो है ना उसको एक अच्छी सी फॉर्म दे के रिप्रेजेंट कर सकता है वो पोइट। ही सेज दैट इट इज़ आल्सो नॉट द नेसेसरी दैट दीज शुड बी हिज पर्सनल इमोशंस, दीज इमोशंस में बी विच ही नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एंड सर्व द पर्पज ऑफ पोइट्री। अब इसके अलावा एक और बात ये कही जा रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसके इमोशन जो है, अब उस हमने बात की ना ऑर्डिनरी इमोशंस की, कि वो पर्सनल इमोशंस को ही यूज़ करे। हो सकता है कि कोई ऐसे इमोशन जो उसने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस ना किया हो, अपनी ज़िंदगी में कभी उनसे उसका सामना ना हुआ हो, और वो उसके लिए उसकी पोइट्री का में जो है सर्व करें, उसकी पोइट्री में काम आ जाए। अब आ जाते हैं इन शॉर्ट द थर्ड कंक्लूजन पार्ट। ये हम क्वेश्चन का कंक्लूजन नहीं कर रहे, बल्कि इसका जो ऐसे का थर्ड पार्ट है कंक्लूजन, उसको डिस्कस करने लगे हैं। इन शॉर्ट थर्ड कंक्लूजन पार्ट, इलीट सेज दैट दिस ऐसे स्टॉप्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द मैजिक and it can be applied by the responsible person who really interested in the poetry। अब इलेट का ये कहना है कि जो ऐसे जो है वो मैजिक से स्टार्ट होता है, और ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि वाकई पोइट्री में इंटरेस्ट लेते हैं ना वो ही इसमें कामयाब हो सकते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड थिंग टू टेक इंटरेस्ट इन पोइट्री एंड टू कीप अ पोइट असाइड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना ये ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि हम पोइट्री में तो दिलचस्पी लें, लेकिन हम उसे उसके पोइट उसके जो शायर है उसको साइड पे निकाल दें, उसके पोइट को साइड पे निकाल दें, उसकी बात ही ना करें। वी यूजुअली रीड द पोइम विद द नेम एंड फेम ऑफ द पोइट। वो कहता है कि हम आम तौर पे जो है कोई भी पोइम जब पढ़ते हैं हम उसके जो है नेम और फेम के साथ पढ़ते हैं। मतलब हम अगर विलियम ब्लेक की कोई पोइम पढ़ रहे हैं तो हम उसको उसके रेफरेंस से पढ़ते हैं कि ये विलियम ब्लेक ने लिखी है, उसने इसमें ये बात की है, तो उसके राइटर का नेम तो इन्वॉल्व होता है उसमें। वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्राम ईच अदर, हम उन दोनों को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते। ही सेज दैट टू admire a poet with the poet's skill and his name is easiest thing, but the hardest thing is to find significant emotions from the poet which separates the poet from the poem। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ना वो कह रहा है कि लेकिन ये बात फिर भी जो है थोड़ी सी आसान है कि हम पोइट को जो है किसी पोइम को पोइट के नाम के बगैर जो है आइडेंटिफाई कर लें या जान लें या पढ़ लें। लेकिन ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है कि हम जो है ना वो एक पोइट जो है उसको पोइट के इमोशंस अपने जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने पेशेंस हैं, उनको आउट करना है पोइट्री से, उनको बिल्कुल बाहर निकाल देना, बिल्कुल अलहदा कर देना है।
The reader must know that after giving birth to the work of art, the connection between art and artist is ended. अब वो कहता है कि रीडर को जो है ना, पढ़ने वालों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, उनके ये इल्म में होनी चाहिए कि जब कोई आर्टिस्ट जो होता है वो अपना वर्क जो होता है, अपना आर्ट कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर उसका आर्ट का और आर्टिस्ट का जो रिलेशन होता है, उनका जो ताल्लुक होता है, उनका जो कनेक्शन होता है, वो ख़त्म हो जाता है. एंड अ पोइट मस्ट नो दैट टू रीच एट द लेवल ऑफ impersonality he first has to sacrifice himself and has to surrender himself totally to that work. वो कहता है कि कोई भी पोइट जो है वो इम्पर्सनैलिटी के लेवल पे उसी सूरत में पहुंच सकता है जब वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर देते हैं और ख़ुद को मुकम्मल तौर पे अपने वर्क के हवाले कर देते हैं, अपने आर्ट के हवाले कर देते हैं. अब हम करते हैं इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन. कीपिंग ऑल इन व्यू वी कैन से दैट थॉमस स्टेन जिलेट जैसे इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड पोइट्स. असल में जो है उसने अपने ऐसे में एक जो रिश्ता है ना ट्रेडिशन का और पोइट्स का, वो बताने की कोशिश की है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज सिग्निफिकेंस एंड इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट हिम वी मस्ट अंडरस्टैंड हिज रिलेशन टू पोइट्स हु हैव गॉन बिफोर हिम. अब उसको बेहतरीन समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें जो है पास्ट में जाना पड़ेगा, पास्ट के राइटर्स को जानना पड़ेगा. व्हाट वी फाइंड ही सेज इज़ अ ग्रेटर एम्फोसिस अपॉन पोइट्स देन अपॉन पोइम्स. अब जो है उसने ज़्यादा जो एम्फोसिस है वो पोइट्स पे दिया है बजाय उसके कि पोइम्स पे दे. द पोइट हैज़ नॉट अ पर्सनैलिटी. वो कहता है कि पोइट की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, उसके अपने कोई खुशियाँ गम नहीं होते, कोई उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती. टू एक्सप्रेस बट अ पर्टिकुलर मीडियम इन विच इम्प्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस कंबाइन इन एन एक्सपेक्टेड वेज. वो कहता है कि पोइट जो है सिर्फ एक मीडियम का जो है ना वो काम परफॉर्म करते हैं, मीडियम की जगह पे होता है कि जिसके अंदर इमोशंस एक्सपीरियंसेस जो हैं, इंप्रेशंस जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और पोइट उनको एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आता है पेपर पे पोइट्री की फॉर्म में. A poet cannot be mature and perfect without surrendering himself to the work to be done. कोई भी पोइट जो है वो मेच्योर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे अपने वर्क के, अपने आर्ट के, अपनी पोइट्री के हवाले ना कर दे. आई होप सो कि आपको समझ आई होगी लेक्चर की. अगर अब कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो यू मे आस्क मी. वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.